हाय फ्रेंड्स, मैं हूं बीके सिंह और आप देख रहे हैं शाही पाठशाला। 67th बीपीएससी प्री एग्जाम के लिए पहले सेट का एफ सीरीज लेकर उपस्थित हुआ हूं। यहां पर 25 क्वेश्चंस के एक सीरीज कुछ समय अंतराल पर मैं आपके लिए लेकर आता हूं, जिसमें 67th बीपीएससी प्री के मद्देनज़र इम्पॉर्टेंट प्रश्नों का संग्रह किया जाता है। तो आइए बारी बारी से हम सभी प्रश्नों को सुनते समझते और पढ़ते हैं। सबसे पहला है, यदि सितार तथा बांसुरी में समान स्वर बजाया जाए तो निम्न में से किस आधार पर दोनों स्वरों को पहचाना जा सकता है। पहला है तारत्व, प्रबलता तथा व्यवस्था। बी है आयाम मॉड्यूलेटेड व्यवस्था। विकल्प सी है केवल गुणता। विकल्प डी है केवल प्रबलता और विकल्प ई भी है। पांचवा विकल्प चूंकि सभी प्रश्नों में एक ही हुआ करता है, इसलिए पूरा मैं नहीं पढ़ूंगा, आप जानते हैं, मैं बोल दूंगा विकल्प ई भी है। तो यहाँ पर सही जवाब होगा केवल गुणता, विकल्प सी यहाँ पर सही उत्तर होगा। यदि सितार तथा बांसुरी में समान स्वर बजाया जाए तो निम्न में से किस आधार पर, तो केवल गुणता के आधार पर दोनों स्वरों को पहचाना जा सकता है। आइए इसकी व्याख्या जानते हैं। तारत्व यानी पिच, तारत्व ध्वनि तरंग की आवृत्ति से निर्धारित होती है। उच्च आवृत्ति वाली ध्वनि का तारत्व अधिक और कम आवृत्ति वाली ध्वनि का तारत्व कम होता है। महिलाओं का तारत्व अधिक एवं पुरुषों का तारत्व कम होता है। तारत्व के कारण ध्वनि मोटी एवं पतली सुनाई पड़ती है। और प्रबलता, तीव्रता जो है, लाउडनेस या इंटेंसिटी, दोनों एक ही बात पर निर्भर करता है, वो है ध्वनि के मंद या प्रबल होने का पता चलता है। यह जो है ध्वनि के आयाम पर निर्भर करता है। ध्वनि तरंग का आयाम जितना बड़ा होगा ध्वनि उतनी जोर से सुनाई देगी। और गुणता जो है, क्वालिटी जो है, ध्वनि का वह गुण है जिसमें समान तीव्रता और एक समान तारत्व की ध्वनि को जो है अलग अलग या उसमें अंतर जो है पहचान सकते हैं। किस आधार पर? गुणता के आधार पर। इसी आधार पर यहाँ विकल्प सी आपका सही उत्तर होता है। आइए दूसरे प्रश्न पर चलते हैं। दूसरा प्रश्न है, निम्न में से किसके काटने से कालाजार फैलता है। 5 विकल्प है आपके पास। ए है लेशमानिया डोनावानी। विकल्प बी है फ्लोबोटोमस आर्जेंटिपस। विकल्प सी है एडेज इजिप्टी। विकल्प डी है एडेज अल्बोपेक्टस और विकल्प ई भी है। तो यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा विकल्प ए यानी लेशमानिया डोनावानी। यानी किसके काटने से कालाजार होता है, तो लेशमानिया डोनावानी जो है इसके काटने से कालाजार होता है। दरअसल हाल ही में पश्चिम बंगाल के 11 जिलों में कालाजार के करीब 65 मामले सामने आए थे। कालाजार लेशमानिया डोनावानी परजीवी से संक्रमित सैंड फ्लाई के काटने से होता है। यानी लेशमानिया डोनावानी जो है यह पैरासाइट्स है, परजीवी है, और इस परजीवी का वाहक कौन होता है, तो सैंड फ्लाई जो है इसका वाहक है। यानी सैंड फ्लाई इसको हमारे शरीर तक सैंड फ्लाई लाता है। इस रोग में दुर्बलता, प्लीहा और यकृत में सूजन, रक्त की कमी, बुखार आदि के लक्षण देखने को मिलता है। उसके बाद आइए चलते हैं तीसरे प्रश्न पर। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन पेट में भोजन पचाने के लिए सबसे अधिक आवश्यक है। आपके पास 5 विकल्प है। पानी, खनिज, एंजाइम, वायु और विकल्प ई भी है। तो यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा जल। एक्चुअली जल होना चाहिए। पानी किसी भी तरह के पानी को बोल देते हैं, लेकिन जल, शुद्ध पानी को जल कहते हैं। तो सही उत्तर हो जाएगा जल। आइए चलते हैं चौथे प्रश्न की तरफ। चौथा प्रश्न है आपका, बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पॉलीमरिक सामग्री का उपयोग किया जाता है। 5 विकल्प है आपके पास। ए है नायलॉन 6 रेयॉन, केवलर, डेक्रॉन और उपयुक्त ई भी है। यहाँ विकल्प ई भी है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा आपका विकल्प सी, केवलर। बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पॉलीमरिक सामग्री का उपयोग किया जाता है, तो केवलर का प्रयोग किया जाता है।
अब आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। किसी परमाणु के द्रव्यमान के संदर्भ में तत्वों के आणविक भार को मापा जाता है। विकल्प ए है कार्बन, बी है हाइड्रोजन, सी है नाइट्रोजन, डी है ऑक्सीजन और विकल्प ई भी है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए कार्बन। यानी किसी भी परमाणु के द्रव्यमान को कार्बन के संदर्भ में नापा जाता है। कार्बन 12 के भार से कितना गुना भारी या कितना गुना हल्का है, इसी आधार पर किसी तत्व का जो द्रव्यमान जो है संदर्भित किया जाता है, आणविक भार को मापा जाता है। आइए चलते हैं छठे प्रश्न पर। छठा प्रश्न है, निम्न में से किस गतिविधि का संबंध जो है द्वितीयक क्षेत्र से है। तो किस गतिविधि का संबंध द्वितीयक क्षेत्र से है? 1 नंबर है कृषि, 2 है निर्माण, 3 है वानिकी, 4 है संचार, 5 है गैस आपूर्ति और कूट में दिया हुआ है 1 तथा 4, 2, 3 और 5, केवल 2 और 5। यहाँ पर विकल्प ई भी है। आपको इनमें से चुनकर सही उत्तर का जवाब देना है। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी 2 और 5। यानी निर्माण और गैस आपूर्ति जो है यह द्वितीयक क्षेत्र से संबंधित है। आइए जानते हैं इसकी व्याख्या को। प्राथमिक क्षेत्र में प्राकृतिक संसाधन आते हैं, जैसे कृषि, मत्स्य, वानिकी, खनन, ये सब जो है प्राथमिक क्षेत्र में आता है। द्वितीयक क्षेत्र में उत्पादन के कार्यों को सम्मिलित किया गया है। इसमें निर्माण, विनिर्माण, विद्युत, गैस आपूर्ति आदि शामिल है। और तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत जो है इसमें सेवा यानी सर्विस सेक्टर को रखा गया है, जिसमें संचार, परिवहन, बैंकिंग, बीमा आदि को रखा गया है। तो इस प्रकार से यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा विकल्प डी 2 और 5। निर्माण और गैस आपूर्ति जो है यह द्वितीयक क्षेत्र का विषय है। अब आइए चलते हैं 7वें प्रश्न पर। आज का 7वां प्रश्न है, भारतीय सांख्यिकी संस्थान यानी ISI का मुख्यालय कहाँ स्थित है। विकल्प ए नई दिल्ली, बी मुंबई, सी कोलकाता, डी हरियाणा और विकल्प ई भी है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा विकल्प सी यानी कोलकाता। भारतीय सांख्यिकी संस्थान ISI, जिसका फुल फॉर्म होता है इंडियन स्टैटिस्टिक्स इंस्टीट्यूट, का मुख्यालय जो है कोलकाता में स्थित है। विकल्प सी यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाता है। आइए जानते हैं इसकी व्याख्या को। भारतीय सांख्यिकी संस्थान का मुख्यालय कोलकाता में है। इसकी स्थापना PC महालनोबिस ने 1931 में किया था। द्वितीय पंचवर्षीय सिद्धांत जो है कि PC महालनोबिस के सिद्धांत पर आधारित है। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन यानी CSO का मुख्यालय जो है नई दिल्ली में है, लेकिन भारतीय सांख्यिकी संस्थान का मुख्यालय कोलकाता में है। आइए चलते हैं 8वें प्रश्न पर। 8वां प्रश्न है, मुद्रा अवमूल्यन का बाजार पर क्या प्रभाव पड़ता है। मुद्रा अवमूल्यन का बाजार पर क्या प्रभाव पड़ता है। विकल्प ए है निर्यात महंगे हो जाते हैं, विकल्प बी है निर्यात सस्ते हो जाते हैं, विकल्प सी है निर्यात को बढ़ावा मिलता है और विकल्प डी है आयात को बढ़ावा मिलता है और विकल्प ई भी है। तो यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा आपका विकल्प सी यानी अवमूल्यन जो होता है इसमें बाजार पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो निर्यात को बढ़ावा मिलता है। जब अवमूल्यन होता है, मुद्रा का अवमूल्यन होता है तो निर्यात को बढ़ावा मिलता है। यानी सरकार निर्यात को बढ़ावा देने के लिए मुद्रा का अवमूल्यन करता है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। 9वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा बिटकॉइन के खोज करता है। विकल्प ए नोरिया तानाकुची, विकल्प बी रिचर्ड फिनमैन, विकल्प सी सातोशी नाकामोता, विकल्प डी जेम्स विल्सन और विकल्प ई भी है। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी सातोशी नाकामोता। आइए इसकी व्याख्या जानते हैं। विकल्प ए में दिया गया नोरिया तानाकुची जो है यह नैनो तकनीक शब्द जो है इन्होंने दिया था, और विकल्प बी में रिचर्ड फिनमैन जो है इन्होंने नैनो तकनीक का पिता जो है इन्हें कहा जाता है। विकल्प सी में आप लोग जान चुके हैं कि सातोशी नाकामोता को बिटकॉइन के खोजकर्ता या जनक कहते हैं, और विकल्प डी में जो जेम्स विल्सन है, जेम्स विल्सन को आयकर का पितामह कहा जाता है। आइए बढ़ते हैं 10वें प्रश्न की ओर। वर्ष 2019-20 में सकल राज्य घरेलू उत्पाद यानी GSDP में कृषि और सहवर्ती क्षेत्र का योगदान बिहार के लिए कितना
रहा है। याद रखना है कृषि और सहवर्ती क्षेत्र का योगदान बिहार में कितना रहा है? सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी 18.7%। यानी वर्ष 2019-20 में सकल राज्य घरेलू उत्पाद यानी जीएसडीपी में कृषि और सहवर्ती क्षेत्र का योगदान बिहार में कितना रहा है? 18.7% रहा है। आइए उसके बाद नेक्स्ट है, नागार्जुन किस बौद्ध संप्रदाय से थे? विकल्प ए है सौत्रांतिक, विकल्प बी है वैभाषिक, विकल्प सी है योगाचार, विकल्प डी है माध्यमिक और विकल्प ई भी है। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी माध्यमिक। याद रखिएगा कि नागार्जुन जो है बौद्ध संप्रदाय के माध्यमिक से संबंधित थे। इसकी व्याख्या जान लेते हैं। माध्यमिक या शून्यवाद के प्रवर्तक नागार्जुन हैं, जिनकी प्रसिद्ध रचना माध्यमिक कारिका है। इसे सापेक्षवाद भी कहा जाता है, जिसके अनुसार प्रत्येक वस्तु किसी न किसी कारण से उत्पन्न हुई है और वह उस पर निर्भर है। नागार्जुन ने प्रतीत समुत्पाद को ही शून्यता कहा है। आइए चलते हैं नेक्स्ट 12वें प्रश्न पर। मात्र एक मुट्ठी बाजरे के चक्कर में मैंने अपना साम्राज्य खो दिया होता, इस कथन को आप किस मध्यकालीन शासक से संबद्ध करेंगे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका विकल्प ए शेरशाह सूरी। यानी उन्होंने कहा था कि मात्र एक मुट्ठी बाजरे के चक्कर में मैंने अपना साम्राज्य खो दिया होता। ये किसने कहा था? शेरशाह सूरी ने कहा था। आइए इसकी व्याख्या सुन लेते हैं। शेरशाह सूरी मेवाड़ के युद्ध में राजपूतों के शौर्य पराक्रम से इतना प्रभावित हुआ था कि उसके मुख से उक्त वाक्य फूट पड़ा था। शेरशाह सूरी का मकबरा बिहार के रोहतास जिला में सासाराम नामक स्थान पर एक तालाब के बीच में ऊंचे चबूतरे पर बना हुआ है। 13वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है? आपको यहाँ पर दिए गए जोड़ा को ध्यान से देखना है और बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है। ए है लॉर्ड कॉर्नवालिस अस्थायी बंदोबस्त, विकल्प बी है लॉर्ड वेलेस्ली सहायक संधि, विकल्प सी है लॉर्ड डलहौजी व्यपगत का सिद्धांत, विकल्प डी है लॉर्ड कैनिंग उच्चतम निष्क्रियता और विकल्प ई भी है। तो यहाँ पर आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा विकल्प डी लॉर्ड कैनिंग जो है उच्चतम निष्क्रियता के लिए जो है यह विकल्प आपका गलत है। तो सही क्या है आइए जानते हैं इसकी व्याख्या को। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 ईस्वी में अस्थायी बंदोबस्त प्रणाली लागू की, जबकि चतुराई पूर्ण निष्क्रियता या कुशल आक्रमणता की नीति जॉन लॉरेंस ने जो है दिया था। तो यहाँ पर कुशल निष्क्रियता या चतुराई पूर्ण निष्क्रियता या उच्चतम निष्क्रियता की नीति लॉर्ड कैनिंग नहीं बल्कि किसने दी थी? जॉन लॉरेंस ने दिया था। आइए चलते हैं 14वें नंबर प्रश्न पर। प्रश्न है, भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? आपके पास 4 विकल्प है। पहला है देवेंद्रनाथ टैगोर, दूसरा है ईश्वर चंद्र विद्यासागर, तीसरा है केशव चंद्र सेन, चौथा है राजा राम मोहन राय और विकल्प ई भी है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका विकल्प सी केशव चंद्र सेन। आइए जानते हैं इसकी व्याख्या को। हिंदू धर्म का पहला सुधार आंदोलन ब्रह्म समाज के द्वारा चलाया गया था। इसकी स्थापना मूलतः ब्रह्म सभा के रूप में 1828 ईस्वी में राजा राम मोहन राय ने की थी और इसका संरक्षण देख रेख करने के लिए देवेंद्रनाथ टैगोर को जो है नियुक्त किया गया। देवेंद्रनाथ टैगोर ने केशव चंद्र सेन को जो है उसका संस्थापक बनाया, लेकिन देवेंद्रनाथ टैगोर ने ही 1865 ईस्वी में केशव चंद्र सेन से आचार्य की उपाधि क्या की? छीन लिया। और आचार्य की उपाधि छीन लेने के बाद जो है केशव चंद्र सेन ने मौलिक ब्रह्म समाज से अलग होकर अपने नेतृत्व में एक नए गुट की स्थापना की 1878 ईस्वी में और उसका नाम क्या रखा? भारतीय ब्रह्म समाज या नवीन ब्रह्म समाज नाम दिया। और देवेंद्रनाथ टैगोर ने उसकी मूल शाखाएं थे जिसको आदि ब्रह्म समाज के नाम से वो बुलाने लगे। यानी ब्रह्म समाज की स्थापना यदि आपसे पूछ दिया जाए तो राजा राम मोहन राय, आदि ब्रह्म समाज अब देवेंद्रनाथ टैगोर ने बना लिया और भारतीय ब्रह्म समाज
केशव चंद्र सेन ने, और बाद में जब केशव चंद्र सेन से भी जब आगे बढ़ा तो वहाँ पर भी फूट पड़ा और आनंद मोहन बोस और शिवनाथ शास्त्री ने मिलकर एक साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना की। तो साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? आनंद मोहन बोस और शिवनाथ शास्त्री ने। 15वां प्रश्न है, निम्नलिखित घटनाओं का सही कालक्रम चुनिए। पहला है लखनऊ समझौता, दूसरा है स्वराज दल की स्थापना, तीसरा है जालियांवाला बाग हत्याकांड, चौथा है बाल गंगाधर तिलक के मृत्यु। तो आपके पास 4 कूट दिए हुए हैं, इनमें से आपको उसके सही कालक्रम का कूट निकालना है। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा आपका विकल्प सी, यानी कि लखनऊ समझौता सबसे पहले होता है, उसके बाद आपका जालियांवाला बाग हत्याकांड होता है, उसके बाद बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु होती है और उसके बाद जो है कि स्वराज दल की स्थापना होती है। आइए बारी बारी से आइए सुनते हैं इसके व्याख्या को। भारतीय राजनीति में जिन्ना का उदय 1916 में कांग्रेस के एक नए नेता के रूप में हुआ था, जिन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता पर जोर देते हुए मुस्लिम लीग के साथ लखनऊ समझौता करवाया था। यानी लखनऊ समझौता कब होता है? वर्ष 1916 में। जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को होता है। 16 में हुआ ये आपका, 19 में हो गया आपका दूसरा, 20 में होता है इसकी मृत्यु और 23 में जाके स्वराज दल की स्थापना होती है। आइए उसके बाद आइए चलते हैं अगले प्रश्न 16 नंबर पर। बिहार में रामकृष्ण सोसाइटी की स्थापना किस क्रांतिकारी नेता ने की थी? ए है बाबूजी ठाकुरदास, बी है रमबती नाग, विकल्प सी है चुनचुन पांडे, विकल्प डी है वटेश्वर पांडे और विकल्प ई भी है। तो यहाँ पर सही जवाब होगा विकल्प ए बाबूजी ठाकुरदास। क्या होगा? बाबूजी ठाकुरदास। यहाँ पर मैं जानकारी दे दूं कि 1906-07 में पटना में द मदरलैंड नामक समाचार पत्र का जो है कि प्रकाशन बाबूजी ठाकुरदास ने ही किया था। बिहार में रामकृष्ण सोसाइटी की स्थापना बाबूजी ठाकुरदास ने किया था। आइए चलते हैं 17 नंबर प्रश्न पर। वायनाड वन्यजीव अभ्यारण्य जो है किस राज्य में स्थित है? आपके पास 5 विकल्प है, ए असम, बी कर्नाटक, सी केरल, डी मध्य प्रदेश और विकल्प ए भी है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा विकल्प सी यानी केरल। वायनाड वन्यजीव अभ्यारण्य जो है केरल राज्य में स्थित है। आइए जानते हैं इसकी व्याख्या को। हाल ही में वायनाड वन्यजीव अभ्यारण्य में बड़ी बिल्लियों के लिए पशु धर्मशाला और उपासक देखभाल इकाई का गठन किया गया है। यह केरल का दूसरा सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य है। आइए चलते हैं 18 नंबर प्रश्न पर और 18 नंबर प्रश्न है, इजाई नदी किस राज्य से होकर बहती है? 5 विकल्प है आपके पास, ए असम, बी मणिपुर, सी अरुणाचल प्रदेश, डी त्रिपुरा और विकल्प ई भी है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा विकल्प बी मणिपुर, यानी इजाई नदी जो है मणिपुर राज्य से होकर बहती है। आइए जानते हैं इसकी व्याख्या को। हाल ही में मणिपुर में तुलुप के पास भूस्खलन की घटना सामने आई, जिसके कारण पहाड़ी नदी इजाई जो है का मार्ग अवरुद्ध हो गया और आसपास के गांव में अलर्ट जो है चेतावनी जारी करनी पड़ी। इसलिए इजाई नदी जो है चर्चा में रहा है और दुनिया का सबसे ऊंचा पियर ब्रिज जो है भारतीय रेलवे के द्वारा मणिपुर में इसी इजाई नदी पर बनाया जा रहा है, इसलिए इसको यहाँ पर शामिल किया गया है। अब आइए चलते हैं 19 नंबर प्रश्न पर। बिहार के वनस्पति प्रदेश में कौन से वन पाए जाते हैं? बिहार से रिलेटेड यह प्रश्न है कि बिहार का जो वानस्पतिक प्रदेश है इसमें किस प्रकार के वन पाए जाते हैं या एक ही प्रकार के पाए जाते हैं? आपको विकल्प में से जवाब देने हैं। ए आर्द्र पर्णपाती वन, बी तराई वन, विकल्प सी सदाबहार वन, विकल्प डी शुष्क पतझड़ वन और विकल्प ई भी है। तो यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा कि विकल्प ई आपका सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि बिहार में आर्द्रपर्णपातीवन भी पाए जाते हैं, तराई वन भी पाए जाते हैं, शुष्क पतझड़ वन भी पाए जाते हैं और शुष्क पर्णपाती वन भी पाए जाते हैं। यहाँ पर इसकी व्याख्या को जान लीजिए। बिहार के वनस्पति प्रदेश में निम्न वन जो है शामिल है।
आर्द्र पर्णपाती वन राज्य के उत्तरी भाग में एवं शुष्क पर्णपाती वन राज्य के दक्षिणी भाग में पाए जाते हैं। बिहार के पूर्वी मध्यवर्ती भाग तथा दक्षिणी पश्चिमी पहाड़ी भाग में शुष्क पतझड़ वन पाए जाते हैं। बिहार में मुख्यतः आर्द्र पर्णपाती वन, तराई वन, शुष्क पर्णपाती वन और शुष्क पतझड़ वन पाए जाते हैं। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है मैथमेटिक्स से रिलेटेड प्रश्न है। एक दुकानदार ने अंकित मूल्य पर 5% छूट देने का निर्णय करता है और वह 10% लाभ भी कमाना चाहता है। यानी 5% चाहता है कि छूट भी दे दें और वह चाहता है कि 10% लाभ भी हो जाए। यदि वस्तु का क्रय मूल्य 95 रुपया है तो उस पर कितना अंकित मूल्य अंकित करेगा, ये आपको जवाब देना है। तो बहुत आसान सा प्रश्न है। यदि आपको वस्तु का क्रय मूल्य दिया हुआ रहे तो 95 गुना 110/100% है वो, और कहेंगे कि 100/95। इस प्रकार से 100 से कट जाएगा, 95 के साथ कटेगा, 100 आपका बच जाएगा। तो यही आपका हो जाएगा विकल्प डी, यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। इसको दूसरे तरीके से भी बना सकते हैं, जैसे कि छूट देने के बाद वस्तु को बेच देते हैं, यानी जो अंकित मूल्य होगा उस पर छूट देंगे। तो मान लिया जाए कि x अंकित मूल्य है, 5% छूट दे रहे हैं, 95% पर आप बेच रहे हैं, ये भी विक्रय मूल्य हुआ। और 10% लाभ कमाना चाहते हैं, यानी 95 रुपया वस्तु का क्रय मूल्य है और 10% आप लाभ कमाना चाहते हैं, यानी 110/100। यहाँ पर 110 लिखा हुआ है, तो यह नीचे में 100 कैंसिल, 95 और 95 कैंसिल, x बराबर क्या हो गया 110। तो इस प्रकार से आपका विकल्प डी सही उत्तर हो जाता है। आइए चलते हैं आज के 21 नंबर प्रश्न पर। और 21 नंबर प्रश्न है, साबकों की सुपर मॉम बाघिन T15 उर्फ कॉलर वाले की मृत्यु किस टाइगर रिजर्व में हुई है? ये आपके लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न हो सकता है, याद रखिएगा। बाघिन T15 या कॉलर वाले की जो मृत्यु है किस टाइगर रिजर्व में हुई? आपके पास 5 विकल्प है। ए वाल्मीकि टाइगर रिजर्व बिहार, बी इंद्रावती टाइगर रिजर्व छत्तीसगढ़, सी बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश और डी पेंच टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश, और विकल्प ई भी है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा विकल्प डी पेंच टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश। यानी कि 29 शावकों की सुपर मॉम जो है T15 उर्फ कॉलर वाले की मृत्यु जो है पेंच टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में हुई है। आइए चलते हैं 22 नंबर प्रश्न पर। 22वां प्रश्न है, ऑस्ट्रेलियन ओपन ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता 2022 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? आपके पास 5 विकल्प है। एशले बार्टी, एलेना रिवाकिना, ईगा स्वांतेक और डेनियल कॉलिंस, और विकल्प ई भी है। तो यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा कि ऑस्ट्रेलियन ओपन ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता 2022 में महिला एकल का खिताब जो है एशले बार्टी ने जीता है। और एशले बार्टी कहाँ की रहने वाली हैं? तो एशले बार्टी जो है यह ऑस्ट्रेलिया की ही रहने वाली हैं। आइए जान लेते हैं आज सभी चारों ओपन में महिला सिंगल्स का खिताब किस किस ने जीता। तो फ्रेंच ओपन का खिताब जो है कि ईगा स्वांतेक ने जीता है, जो आप विकल्प सी में देख रहे हैं। फ्रेंच ओपन 2022 का महिला एकल का खिताब जीता है। उसके बाद विकल्प बी में जो देख रहे हैं एलेना रिवाकिना, इन्होंने विंबलडन ओपन 2022 का खिताब जीता है और ये कजाकिस्तान की रहने वाली है। उसके बाद जो यूएस ओपन है यह 2022 में नहीं हुआ है और यह 29 अगस्त से जो है कि 2022 में ये शुरू होगा, अभी शुरू नहीं हुआ है। आपको कमेंट करके यहाँ पर बताना है कि 29 अगस्त को भारतीय लोग कौन सा दिवस के रूप में मनाता है। और यूएस ओपन 2020 जो है कि एमा रादुकानु ने जीता है। किसने जीता है? एमा रादुकानु ने जीता है। 2022 में आप लोग 29 अगस्त के बाद से जानेंगे। तो यहाँ पर आपका 22 नंबर का सही जवाब हो जाता है एशले बार्टी। आइए चलते हैं 23 नंबर प्रश्न पर। 23 नंबर प्रश्न है, बिहार खादी हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट ब्रांड का ब्रांड एम्बेसडर हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? आपके पास 5 विकल्प है। ए पंकज त्रिपाठी, बी मनोज तिवारी, सी अजय देवगन, डी रवि किशन, और विकल्प ई भी है। तो इसका सही जवाब हो जाता है मनोज तिवारी। यानी बिहार खादी हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट के ब्रांड एम्बेसडर मनोज तिवारी को बनाया गया है, विकल्प बी सही होगा। आइए चलते हैं 24वें प्रश्न पर। और
24वां प्रश्न है, हाल ही में भारत की जैव अर्थव्यवस्था रिपोर्ट 2022 किसके द्वारा जारी की गई है? विकल्प ए नीति आयोग, विकल्प बी वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, विकल्प सी कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, विकल्प डी जैव प्रौद्योगिकी एवं अनुसंधान सहायता परिषद और विकल्प ई भी है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका विकल्प डी जैव प्रौद्योगिकी उद्योग अनुसंधान सहायता परिषद के द्वारा जो है कि जैव अर्थव्यवस्था रिपोर्ट जारी किया गया है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 25 है और आज का अंतिम प्रश्न है, क्या है कि व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस को इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम से जोड़ने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? आपके पास 5 विकल्प है, झारखंड, राजस्थान, गुजरात, हिमाचल प्रदेश और विकल्प ई भी है। और विकल्प डी जो है इसका सही जवाब होगा, ये हो गया हिमाचल प्रदेश। यानी व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस को इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम ERSS से जोड़ने वाला भारत का पहला राज्य हिमाचल प्रदेश बन गया है। तो ये था आज का हमारा सेट 1E और नियमित रूप से हम लोग कुछ अंतराल पर एक नए सेट के साथ मिलते रहेंगे। जितने भी सेट में प्रश्न दिए जाते हैं वह नियर एग्जाम के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न को उस पर बहुत सारा मंथन करने के बाद सेट किया जाता है। इसलिए जब कभी भी शाही पाठशाला के 25 क्वेश्चंस का सेट आए, आप सबसे पहले उस सेट को ठीक से समझें, बनाएं और प्रैक्टिस करें। यदि आपको इसका PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन करिए, वहां पर आपको इसका PDF विथ आंसर यानी आंसर के साथ दिया जाता है। तो ठीक है, बने रहिए शाही पाठशाला के साथ। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।